हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 14 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट द वैक्सीन बास्केट। जैसे ही स्पुतनिक वी रशियन जो कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है उसको जैसे ही अप्रूवल मिला है इंडिया में, तो एक ऑप्शन और बन चुका है कि वैक्सीन की जो कमी का एक जो माहौल बना हुआ है अभी, कि जहाँ पर भारत बायोटेक जिसका कोवैक्सीन है और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके द्वारा बनाया जा रहा है कोविशील्ड, तो ये दोनों वैक्सीन कैंडिडेट्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी धीरे धीरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत आ रही है। वजह क्या हो रही है इसके पीछे मेन वजह हो रही है कोविड-19 के केसेस अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने लग गए हैं। ओके, तो इसी वजह से अभी स्पुतनिक वी वैक्सीन कैंडिडेट जो कि रशिया का है उसको भी इंडिया में अब अप्रूवल दिया जा चुका है। तो इंडिया में जो वैक्सीन बास्केट है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेसिकली इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर पाओगे हेल्थ का जो टॉपिक है उसके साथ में, जीएस पेपर 2 में उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल की देखेंगे हम, कुछ नए पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। एक इनोवेटिव वे में आंसर राइटिंग में ये काम आ सकता है आर्टिकल, कि कभी भी कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो उसको कैसा टैकल किया जा सकता है। ये वाला आर्टिकल आप देखना चाहो तो देख लेना, हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा इल्यूसिव रिकवरी, अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी इंडियन एक्सप्रेस में भी कि जो अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करो, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिछले महीने में कॉन्ट्रैक्ट कर गया। लगभग 3.6% से कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू चल रहा है अभी। तो इस आर्टिकल को भी एक बार हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, और इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर पाओगे जीएस पेपर 3 के साथ में, इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसके साथ में। फिर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द वेलनेस वर्कफोर्स। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जो अभी पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2020 जो कि पार्लियामेंट ने मार्च में पारित किया, उस बिल को बताया जा रहा है कि कितना अच्छा वो बिल रहेगा और उसके प्रोविजंस जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के हेल्थ वाले ही पोर्शन से आप फिर से कनेक्ट कर पाओगे, हेल्थ पोर्शन से। ओके, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो, 3 आर्टिकल्स में से 2 की तो हम लेंगे समरी एडिटोरियल से, और ये पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखें तो आइडिया पेज से हम बात करने वाले हैं द अम्बेडकर वी डोंट नो। इस आर्टिकल में हम आप ये जो जीएस पेपर 1 का जो पोर्शन है ना, जो फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बी आर अम्बेडकर जी के लिए हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि आजकल ये टॉपिक आपके सीधा दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे क्वेश्चन आ जाए। तो अम्बेडकर जी का अभी 130वीं वर्षगांठ का साल चल रहा है ये, राइट। तो उसी चीज़ पर इन्होंने अपनी तरफ से कमेंट किया, अर्जुन राम मेघवाल जी ने। तो कुछ पॉइंट मिलेंगे हमें कि जो जब कभी भी बी आर अम्बेडकर जी के बारे में लिखने को मौका मिले आपको, तो आप डेफिनेटली आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम इस पेज से डिस्कस करेंगे। ऊपर वाले आर्टिकल्स में वही अमेरिका की जो 7th फ्लीट अभी इंडियन ओशन से पास हुई है, उसी का बारे में बताया जा रहा है। एक बार रिवाइज करना चाहो तो कर लो, बाकी डिस्कस कर चुके हैं। इधर जो वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे, उससे रिलेटेड है, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार आप खुद देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आप देख लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द वैक्सीन बास्केट। देखो, मंगलवार को इंडिया के ड्रग रेगुलेटर ने अपनी तरफ से एक सिग्निफिकेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाते हुए, और जो हमारी वैक्सीन बास्केट है, वैक्सीन के जो हमारे पास में कैंडिडेट्स अवेलेबल है, जिसमें अभी हमारे पास में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। तो अब रशिया का जो स्पुतनिक वी वैक्सीन कैंडिडेट है उसको भी अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। और ये आप देखोगे रशियन मेड वैक्सीन, ये एक और ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होगा, और इंडिया में इसका प्रोडक्शन या फिर इंपोर्ट कौन करेगा? डॉक्टर रेड्डीज लैब करेगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनोकुलेशन ड्राइव को ये एक और सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, और आप कह सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर अवेलेबल होगा तो इससे हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन ड्राइव है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आज अगर यूएस, यूरोप, यूके, जापान, इनमें जो और वैक्सीन कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुली रिजल्ट दे रहे हैं,
उन वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है ड्रग रेगुलेटर के द्वारा कि WHO ने जो इमरजेंसी यूसेज के लिए वैक्सीनेशन को अप्रूवल दे दिया, उनको भी हम दूसरे वैक्सीन्स को भी अब जल्दी ही मतलब एक एक्सेप्टेंस दे देंगे, हमारी तरफ से अप्रूवल दे देंगे, तो हमारी वैक्सीन बास्केट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन का केवल 8% लोगों को ही वैक्सीनेशन मिल पाया है, वो अब बढ़ा करके हम और ज़्यादा कर पाएंगे। अगर करंट स्टेट की अगर बात की जाए तो वैक्सीन शॉर्टेज की बात लगातार आपके सामने आ रही है और इनोकुलेशन ड्राइव में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है इसी के चलते। तो अभी जो हमारा वैक्सीन ड्राइव जो था वो कहीं ना कहीं फ्लैगिंग मोमेंट में चल गया, मतलब कहीं ना कहीं यूँ लग रहा है कि थक गया है ये मोमेंट, कहीं ना कहीं एक स्पीड जो है, वो स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जा रही है। पिछले 3 हफ्तों में अगर हम देखें तो वैक्सीन का जो मिक्स है, मतलब जो वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल है, उन वैक्सीन्स की 2 ऑप्शंस ही अवेलेबल है, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इनको प्रोडक्शन अपना इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसमें अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी अगर एक्सप्लॉइट हो गई तो उस केस में फिर बाद में डिमांड अगर लगातार बढ़ती चली जा रही है, और है भी लगातार कि वैक्सीन की अब अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में, या वैक्सीन हेजिटेंसी है वो भी अब निकल रही है, तो ऐसे में वैक्सीन प्रोडक्शन की ज़रूरत भी बढ़ेगी। तो दूसरे वैक्सीन कैंडिडेट्स को हम यहाँ पर एडमिनिस्टर करें तो वो भी एक अच्छी बात रहेगी। लगभग 10 करोड़ शॉट्स अभी तक दिए जा चुके हैं और वो लगभग आपकी टोटल पॉपुलेशन का 8% है, जबकि US UK के कंपैरिजन में आप देखो तो वहाँ पर लगभग 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिल चुका है और हमारे केवल 8% पे है। तो इनोकुलेशन ड्राइव में हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम स्पीड बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी हमारी जनता को प्रोटेक्ट करें इस वायरस के अगेंस्ट में। दूसरा, ये जो वायरुलेंस है कि लगातार जो वायरस अब म्यूटेट कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको वो ओवरकम कर पाए और हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म पहुंचाए। ठीक है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। देखो, वैसे तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो भी कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ़ हैं। जो भी ग्लिचेस थी, जो भी कमियां थी, या फिर जो भी लंगड़ा के चलने वाली जो पोजीशन बन रही थी शुरुआत के कुछ हफ्तों के टाइम पे, जब कोविन ऐप जिसमें ये सारा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है कि किसको कब वैक्सीन मिला और आने वाले टाइम पे कब उनको वैक्सीन अब नेक्स्ट राउंड उनको मिलेगा, तो वहाँ पर जो भी वीकनेसेस थी, मतलब जो भी स्नैग्स थे, दैट मीन्स जो भी डिफ़िकल्टीज थी, उनको प्रिवेंट करने में अभी गवर्नमेंट बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है। और रही सही में पिछले 4 हफ्तों की अगर बात करें तो 4 हफ्तों में अच्छा खासा वैक्सीनेशन का ड्राइव आराम से इम्प्लीमेंट हो पाया है। रही सही में दूसरी तरफ अगर बात करें तो वेल इक्विप्ड हमारे जो भी मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके पास में पूरी फैसिलिटीज़ अब बहुत हद तक अवेलेबल होने लग गई हैं, तो वो वैक्सीनेशन को और अच्छे से कंडक्ट कराने में सफल हो पा रहे हैं। बट अभी जो मेन इशू है वो था क्या, वैक्सीन शॉर्टेज की, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कदम उठा लिया गया है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वैक्सीनेशन की जो रीच है, जो पहुंच है, वो भी बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और साथ में टारगेट ये कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब वैक्सीनेशन मिले। और अभी तक तो आपको पता ही है 1 अप्रैल से 45 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन देने की बात पूरी क्लियर हो चुकी है। तो ऐसे में अभी अब धीरे धीरे जैसे वैक्सीनेशन और ज़्यादा ब्रॉडर सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, तो उससे और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी वैक्सीन्स की। तो पिछले हफ्ते की अगर बात करें, गवर्नमेंट ने वैक्सीन सेंटर्स को ये कहा कि अब 24 घंटे अब वो ऑपरेट होंगे, कोई भी कभी भी जाकर के इंजेक्शन लगवा सकता है। संडे को लगभग 100 एलिजिबल बेनिफिशियरीज वाली कंपनीज को क्या कह दिया कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी जहां पर 100 एलिजिबल बेनिफिशियरी जहां जिनको वैक्सीनेशन लग सकता है, तो वो सब लोग साथ जाकर के एक साथ वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो वैक्सीन हेजिटेंसी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक जना कर लगवाएगा इंजेक्शन तो बचे हुए 10 को ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, अकेले अकेले जाते हैं तो उनको डर और लगता है, पता नहीं क्या लगवाने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी कम करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अगर इस तरीके से ग्रुप में इनोकुलेशन होता है ना, ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। दूसरा, इसके अलावा कि ये भी बातचीत चल रही है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अब थोड़ा डरी हुई जो है ना, उस डर को हटाने में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा जो शॉप फ्लोर लेवल पे जो वर्कर्स हैं सभी एज के, क्योंकि आप देखते हो चाहे वो कोई भी रिटेलर है ना,
आप कोई या फिर भी कोई भी कंज्यूमर गुड्स आउटलेट वाली शॉप पे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको पब्लिक से रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करना होता है, तो फिर उन लोगों को भी तो वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि जो ये फ्रंट लाइन स्टाफ है ना, कंज्यूमर गुड्स आउटलेट्स वाले, जो ये छोटी किराने की दुकान पे काम करते हैं या फिर कहीं पर भी कोई बड़ा जैसे कोई शोरूम है, कोई मॉल है, वहाँ पर भी तो वो जो सेल्समैन होते हैं वो इंटरेक्ट करते ही हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि एक कॉस्ट शेयरिंग का मॉडल तैयार किया जाए। इसमें एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर दे और थोड़ा सा सरकार भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दे। इससे क्या होगा कि वो गरीब परिवारों के लोगों को भी वैक्सीन टाइम पे मिल जाएगा, तो वो अपने आप में प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो इसी पे कहीं ना कहीं सरकार अब जो है काम भी कर रही है। और अब देखो, सरकार को सजेशन तो बहुत सारे दे दिए गए, जिसमें हमने देखा एक तो ग्रुप इनोकुलेशन और एक कॉस्ट शेयरिंग वाला ये ऑप्शन हमने देखा, ठीक है। और दूसरा, अब जब बास्केट बढ़ रही है वैक्सीन की, तो और ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स की प्राइस जो है उसको और रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इल्यूसिव रिकवरी, इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और ये बात है फरवरी महीने की जो रिपोर्ट अभी रिलीज़ की है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। पर आप इससे ज़्यादा देखो कि और ज़्यादा चिंताजनक बात, डिसकंसर्टिंग बात तब आ जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन अगर हम देखें ओवरऑल वो 3.6% हो गया है, जो कि पहले कितना था, जनवरी के टाइम पे केवल 0.9% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था इंडस्ट्रियल आउटपुट में, जो कि बढ़ करके फरवरी में कितना हो गया, 3.6%। तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ गया, इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत कम हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन देखा जा रहा है आईआईपी में, इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी। तो अगस्त में पिछले साल जितना कॉन्ट्रैक्शन था, उसके बाद में धीरे धीरे कैसे जैसे लग रहा था कि अब इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, बट अभी फरवरी का जो डेटा है ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। आज आप देखो फरवरी 2021 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो केवल राइज हुआ है ना, तो कितना, मार्जिनली 0.1%, केवल 0.1% सितंबर 2020 के कंपैरिजन में। तो क्या गेन किया, कुछ भी नहीं। दूसरी अगर बात करें ड्यूरेबल गुड्स की बात करो या ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की, अगर हम बात करते रहते हैं कुछ भी, सॉरी ड्यूरेबल गुड्स नहीं, ड्यूरेबल या ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की, हाँ हर एक, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी का मतलब हो गया कि हर एक सेक्टर में रिकवरी हो रही है इकोनॉमिक, और ड्यूरेबल का मतलब लंबे समय तक ये टिकेगी। तो वो चीज़ अब एक्चुअल में मटीरियलाइज होने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत परेशानियों का सामना अभी हमें करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आईआईपी में लगभग 77.6% का जो वेटेज है वो मैन्युफैक्चरिंग का ही आ जाता है। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन 3.7% देखा गया है फरवरी महीने में। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 23 सब सेक्टर्स आते हैं, जिसमें 17 सब सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग के 17 सेक्टर्स तो नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं कि जितना वो अपने फुल पोटेंशियल पे चल पा रहे थे, जितना प्रोडक्शन उनका कोविड-19 से पहले था, उसकी बजाय अब वो नेगेटिव टेरिटरी में आ रहे हैं, मतलब डिक्लाइन कर रहा है उनका। तो अगर एक तो ये हो गया कि 17 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं, उनका जो आउटपुट है वो बहुत डाउन हो चुका है। दूसरी तरफ यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो 6 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारा। तो 6 सेगमेंट में से 5 सेगमेंट ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि जनवरी के टाइम पे सिर्फ 6 में से 3 ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो चिंता की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही हम मान रहे थे कि इसमें जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, और यही अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप समझ सकते हो अभी भी हमारी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा क्राइसिस में फंसी पड़ी है। सही में अगर हम बात करें अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी ये जो मार्जिनल अपटिक देखा गया था ना, कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिकवरी देखी जा रही है, वो थर्ड क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है ना 2020-21 का, इसके तीसरे क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा राइज होना शुरू हुआ था। पर पता ये पड़ रहा है यहाँ पे कि वो जो राइज था ना वो तो इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग से रिलेटेड था, मतलब जो कंपनीज थी उन्होंने अपने माल को इकट्ठा करने की जो प्रोसीजर शुरू की थी उसका एक असर था, क्योंकि उस टाइम पे एक तो फेस्टिव सीजन था,
दिवाली आ गई थी, दिवाली के आसपास में आपको पता है शादियां भी आती हैं, वो सारी चीज़ें, एक तो फेस्टिव सीजन था और एक जो रुकी हुई डिमांड थी वो धीरे धीरे हल्की सी राइज होने लगी थी। तो ऐसे में क्या था कि वहाँ पर थोड़ा सा यूँ लगा कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, बट जैसे जैसे पिछले मार्च एंड में लॉकडाउन लगा और उसके बाद में जो इकोनॉमी को ड्रैगिंग का सामना करना पड़ रहा है, जो डिक्लाइन हो रहा है, उसका असर अब जा कर के देखने को मिल रहा है। अब आप देखोगे कि अगर हम इस 2021-22 साल का अगर ग्रोथ रेट अगर हम कंपेयर करेंगे 2020-21 से, तो ये कल मैंने आपको बताया भी था कि 2020-21 में तो हम पहले से ही डिक्लाइन करे हुए इकोनॉमीज़ में से हैं। तो उस केस में हम 2021-22 की ग्रोथ रेट को 2020-21 से कंपेयर करेंगे तो 2020-21 तो वैसे ही कमज़ोर साल रहा है, तो 2021-22 तो हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा ना। तो इसको बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, हमारा बेस जो है जिससे हम पिछले साल से हम अभी कंपेयर करेंगे, तो जब हम पिछले साल में 5 रुपये कमाते थे, आज अगर 10 रुपये कमाने लग गए हैं, तो हमें क्या लगेगा कि अरे वाह कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, लगभग 100% का इंक्रीमेंट हो गया हमारी इकोनॉमी के अंदर। बट रियलिटी क्या है, केवल 5 रुपये का ही डिफरेंस आया है, क्योंकि पिछले साल केवल 5 रुपये की इकोनॉमी हुआ करती थी हमारी। तो बेसिकली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम यूँ देख रहे हैं ना कि हाँ थोड़ा राइज हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है, केवल रिलेटिव टर्म के अंदर ही वो इंक्रीमेंट हो रहा है। एब्सोल्यूट टर्म में तो हम लगभग पूरी इकोनॉमी में केवल और केवल 2% का भी हद से हद इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है अभी जो ये साल चल रहा है। और ये जो वीकनेस है ना, ये लगातार चलती रहेगी 2021-22 से लेके 2024-25 तक हमें अभी स्ट्रगल करना बाकी है। तो बूस्ट जो है ना इकोनॉमी का, ये इल्यूजनरी है। इल्यूजनरी का मतलब केवल एक भ्रांति आप कह सकते हो इसको। रही सही में कोविड-19 केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो कहीं पर रेस्ट्रिक्शन लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब ये एक तरफ तो इकोनॉमिक रिकवरी और दूसरी तरफ कोविड-19 केसेस, तो सरकारें क्या करेंगी, कहीं पे लोकल कर्फ्यू लगा रही है, कहीं पे नाइट कर्फ्यू लगा रही है, कहीं पे वीकेंड लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फिर से थोड़ा असर पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक रिकवरी क्या हम वाकई में उसी तरीके से इंश्योर कर पाएंगे जो ट्रेजेक्ट्री हमने सोच रखी है? तो वैसे चलो ठीक है कि अभी भी ये जो लॉकडाउन्स हैं या कर्फ्यूज हैं, ये थोड़े से कम स्ट्रिक्ट हैं, कम स्ट्रिंजेंट हैं, तो ऐसे में इकोनॉमी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। पर फिर भी लोगों के मन में डर तो बैठ ही रहा है ना, और जब डर ही बैठा रहेगा तो इकोनॉमी कैसे काम करेगी? आज आप देखो कि फिर से जब ये कोविड-19 केसेस बढ़ने लग गए ना, तो रिवर्स माइग्रेशन होने लग गया है। लोग अपने गाँव की तरफ फिर से मूव कर चुके हैं। और आप सिचुएशन देखो कि लगातार अगर सिचुएशन ऐसे ही ख़राब होती चली गई तो फिर क्या किया जाए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो हमें पता ही है कि 2 वीक कर्फ्यू भी लगा दिया अपनी तरफ से परमानेंट, और इससे भी ज़्यादा हार्श कंडीशन अगर लेनी पड़ती है, कदम उठाने पड़ते हैं, तो फिर आप जानते ही हो कि क्या हाल हो जाएगा। तो देखो, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ये अपनी तरफ से प्राइम ऑब्जेक्टिव्स को फोकस में ले और वैक्सीन ड्राइव को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा एक्सेलरेट करे, जो कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा। उसके लिए सरकार रेडी भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द वेलनेस वर्कफोर्स। आर्टिकल लिखा है प्रीति सुडान। ये ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सेक्रेटरी रह चुकी हैं, तो इनके द्वारा आर्टिकल लिखा हुआ है। द नेशनल इसको आप आर्टिकल को जीएस पेपर 2 की हेल्थ वाले पोर्शन से कनेक्ट कर सकते हो, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2020 ये अभी पार्लियामेंट ने मार्च में पास किया है। तो बोले ये एक बहुत ही शानदार, एक ऐतिहासिक मोमेंट रहा है, और इसके पीछे 2 वजह है। एक तो ये कि इस लेजिस्लेशन को यूनानिमस सपोर्ट मिला है कि किसी भी पार्टी ने इसको अपोज नहीं किया। दूसरी तरफ इस लेजिस्लेशन में जो हेल्थ केयर वर्कफोर्स है उसको और ज़्यादा एक डाइवर्सिफाइड मैनर में रिकॉग्नाइज किया है, जहाँ पे हेल्थ केयर में जो असिस्टेंट अलाइड जो सेक्शन है उनको भी एक रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये एक प्रैक्टिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देखो, शुरुआत की अगर बात करें तो ये जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है ना, इनका ध्यान रखा जाता था कि इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब ये अलाइड सेक्टर में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे आप देखो कि लगभग 50 प्रोफेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गए, न्यूट्रिनिस्ट हो गए, मेडिकल लेबोरेटरी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हो गए, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हो गए। ये वो लोग हो गए जो कि असिस्ट करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट को अच्छे से काम करने के लिए।
तो बेसिकली इनको रिकॉग्निशन या इनके रोल को बढ़ाने के लिए 1990 में कोशिशें की गई। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में कंसल्टेशन के लिए 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने वेबसाइट पे एक ड्राफ्ट बिल रिलीज किया और उसमें इनवाइट किया कि भाई जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी तरफ से कमेंट दे दो कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, जिससे कि आप देखोगे कि जैसे ही 2015 में ये ड्राफ्ट रिलीज किया गया वेबसाइट पे तो बोला ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आए, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद में कंसल्टेशन हुए, एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई, रिव्यू हुई, डिस्कशंस हुई, स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन हुआ। आप देखो स्टेट्स के साथ में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल के अंडर में जो लिस्ट सेकंड है ना, जो कि स्टेट लिस्ट है, उसमें है हेल्थ। तो स्टेट्स के साथ में भी कंसल्ट किया गया। तो ऐसे में एक बिल आया और उस बिल में आप देखोगे अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल, इसको रिवाइज किया राज्यसभा में दिसंबर 2018 में इंट्रोड्यूस किया जाता है लगभग। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उनको ये बिल दे दिया जाता है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी तरफ से 110 रिकमेंडेशन दी और उन 110 रिकमेंडेशन में से 102 रिकमेंडेशंस को तो अनइक्विवोकली, दैट मीन्स विदाउट एनी डाउट, क्लियरली एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। 6 ऐसी सजेशन थी जिनको थोड़ा सा चेंज किया गया, स्लाइटली मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया और तब जाकर के ये NCAHP जो एक्ट है वो अल्टीमेटली आज देखते हो कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया। आज आप देखोगे इस जो लॉ में प्रोविजंस है वो है एक तो रेगुलेशन और एक मेंटेनेंस। किसका? कि जो भी ये प्रोफेशनल्स हैं जो लैब में काम करते हैं, जो मतलब एक इंडिविजुअल की हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है और सर्विसेज ये किस क्वालिटी के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना और उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, इन प्रोविजंस के बारे में बताया हुआ है। आप देखोगे हिथरटो लैग्ड, दैट मीन्स अभी तक जिस चीज़ की कमी थी उन सारी चीज़ों की कमी करने के लिए ये एक्ट है, ये जो बिल है ये बहुत ही काबिल तारीफ, या इसीलिए इसको हिस्टोरिकल इवेंट बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। इस बिल के इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें अलाइड प्रोफेशनल्स का जो पूरा डिटेल है उसको क्लासिफाई किया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, और वो भी कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। अब इससे क्या होगा कि इंडिया में जब इन हेल्थ केयर अलाइड प्रोफेशनल्स की अगर क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा तो आप देखो कि ये लोग अगर आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड जाकर के भी अपने करियर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी आसान रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलने से इन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्या स्टैंडर्ड्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, तब जाकर के वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो देखोगे ग्लोबल मोबिलिटी को इंश्योर करना और बेटर अपॉर्चुनिटीज इनके लिए इनको इनेबल करना कि वो कहीं पर भी जाकर के अपने काम को आगे कर सकते हैं। तो आप देखोगे लगभग 8 से 9 लाख अभी एग्जिस्टिंग जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस बिल से। आज इस एक्ट की अगर बात करें, जैसे प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तो ये बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप देखोगे ये जो एक्ट है वो इस चीज़ को ध्यान में रख रहा है कि एक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का स्टैब्लिश किया जाए, मतलब एक नेशनल, मतलब एक सेंट्रल नोडल एजेंसी स्टैब्लिश की जाएगी। इसमें क्या होगा कि लगभग 10 प्रोफेशनल काउंसिल्स को स्टैब्लिश किया जाएगा और उसमें पॉलिसीज़, स्टैंडर्ड्स इनको फाइनलाइज किया जाएगा, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं इनकी क्या एक्टिविटीज़ होगी उनके लिए रेगुलेशन बनाना, या फिर क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए, या फिर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि ऑनलाइन पोर्टल मेंटेन किया जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड मैनर में जब डेटा एक साथ रहेगा तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, रूल्स को अप्लाई करना वो बड़ी आसानी से हो पाएंगे। तो इस एक्ट के अंडर में एक तो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स की तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस आई, जो भी सजेशंस आए, उनको इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया है, इस एक्ट में उनको ज्वाइन किया है। आज आप इस बिल के प्रोविजंस की बात करो तो नेशनल
कमीशन तो स्टैब्लिश होगा ही, पर स्टेट्स में भी काउंसिल स्टैब्लिश की जाएगी जो कि मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। जो भी आप कहोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया है तो उन प्लान्स को अपने स्टेट की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको एग्जीक्यूट करना, ये एक ऑटोनोमस बोर्ड्स के थ्रू काम करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब ऑटोनॉमी रहेगी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर के टाइम पे काम किए जा सकेंगे। तो ये जो स्टेट काउंसिल्स जो होंगी इनका काम क्या होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होगी जो भी नेशनल कमीशन अपनी तरफ से प्लान बनाएगा उनको। तो इससे क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आप पॉलिसी डेवलप कर पाओगे, उसी मैनर में आप जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनकी हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड कर पाओगे। आज अगर ग्लोबल एविडेंसेस मतलब जो वैश्विक जो सबूत अवेलेबल हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो अलाइड प्रोफेशनल्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो डायग्नोज करवाने के लिए सबसे पहले लेबोरेटरी में जब एक पेशेंट जाता है तो सबसे पहले शुरुआत ही वो करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, और जब पेशेंट को वो थोड़ा सा कंसोल कर देते हैं कि थोड़ी ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर शायद ये चीज़ें आपको सजेस्ट कर सकता है, तो ऐसे में पेशेंट की स्ट्रेस भी डाउन होती है, कुछ सेफ्टी वाली बातें भी वो बता देते हैं। क्योंकि एक क्या होता है कि डॉक्टर एक है, आप जिससे कंसल्ट करने के लिए जा रहे हो उसके पास में 100 पेशेंट्स हैं, तो डॉक्टर एक सारी चीज़ें आपको वन गो में बता पाए मुश्किल रहता है। पर आप जहाँ जिस लैब में आपने कोई टेस्टिंग कराई है या किसी भी इस अलाइड प्रोफेशनल से कोई बातचीत की है तो वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देगा कि भाई आपकी बॉडी का ये स्टेटस है या फिर ये आप आगे आपको करना चाहिए जिससे कि आपको बीमारियां ना लगे। तो पेशेंट को अवेयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हेल्थ केयर टीम की अगर बात की जाए, और उसमें अगर इन अलाइड प्रोफेशनल्स को और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छे से और ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम हमारा और स्ट्रेंथन हो पाएगा। आज अगर इस बिल की पासेस की बात करें तो ये हमारे पूरा जो अलाइड हेल्थ केयर वर्कफोर्स का जो सिस्टम है ना उसको ओवरऑल करेगा, मतलब रिन्यू करने का काम करेगा अपने आप में। ठीक है, तो आप देखोगे इनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली ये काम को भी कितना अच्छे से अपनी तरफ से परफॉर्म करेंगे। तो स्कोप भी बढ़ रहा है, फोकस भी बढ़ रहा है, तो रिजल्ट डेफिनेटली आउटकम भी अच्छा मिलेगा। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट हम देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकल शिफ्ट है कि वाकई में इसकी एक ज़रूरत थी। तो ये जो प्रॉग्मेटिक इंटरवेंशन होगी या हेल्थ केयर डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं कि अगर लोगों को हमें हेल्दी रखना है, जैसे मान लो आज का ज़माना देखो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के तरीके कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में हमारी लाइफ कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है। रही सही में जो क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्रॉनिक का मतलब हो गया लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बीमारियां ट्रांसफ़र तो नहीं होती पर घातक बहुत है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियाँ, हार्ट से कार्डिक से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज की रियलिटी है। तो इन पर हम क्या करते हैं कि कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डिलीवर करने की बात करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये बिल लाया गया। देखो 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी ना, उसको ध्यान रख करके ही सरकार अब काम कर रही है, और इसी में एक जो की पिलर है दैट इज़ आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसमें 2 पिलर्स पे ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है। एक तो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि इन क्रिटिकल रिकमेंडेशन जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में थी उन्हीं को ध्यान में रख के किया जाता है। आज अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो जो कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, अगर कोई बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो एक ढंग का परिवार भी गरीबी के चंगुल में चढ़ जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जिसमें अभी तक लगभग 50 करोड़ लोगों को मतलब एक कवरेज मिल रहा है। दूसरी तरफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की अगर बात करें तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे जो कि शुरुआत में ही बीमारी को एड्रेस करेंगे और उनको ठीक करेंगे। तो ऐसे में जो ज़्यादा चांसेस हैं मॉर्बिडिटी के या मोर्टेलिटी के, उनको कम किया जा पाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि प्राइमरी लेवल पे ही अगर बीमारी का ट्रीटमेंट हो गया तो क्यों वो बीमारी बड़ी बनेगी, और अगर बड़ी बीमारी में वो कन्वर्ट हो गई और अगर कोई गरीब परिवार से वो बंदा है, वो जो इल पेशेंट है, तो ऐसे में वो फिर आराम से मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की चलते ज़्यादा परेशान नहीं होगा। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए बनाई हुई है। तो आज के टाइम पे मॉडर्न लाइफ का जो बर्डन है,
रही सही में एल्डरली लोगों की बात करें, जो कि 1950 में टोटल पॉपुलेशन का 5.3% हुआ करते थे, वो 2050 आते आते 19% तक हो जाएंगे। तो ऐसे में बूढ़े लोगों के नंबर भी बढ़ रहे हैं, जो डिपेंडेंट है उनकी पॉपुलेशन भी लगातार राइज करेगी। तो ऐसे में इस तरीके की सर्विसेज, ये जो हमने अभी बात की अलाइड प्रोफेशनल्स की हेल्थ केयर सेक्टर में, बोले इनको रिकॉग्निशन देना, इनको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैलेटिव सर्विसेज अगर अच्छी हो जाती हैं, पैलेटिव सर्विसेज का मतलब होता है कि मान लो कोई पेशेंट है ए, इस पेशेंट को एक तो फिजिकल स्ट्रेस तो है ही, बट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। या फिर आप कह सकते हो कि फिजिकल स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को अगर ठीक कर दिया जाए तो उससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी कम हो जाएगी, उस पेशेंट की भी और उस पेशेंट की फैमिली की भी। तो इस तरीके की सर्विसेज को कहा जाता है पैलेटिव सर्विसेज, जो कि मेडिकल सर्विसेज के अंडर ही आती है। तो इससे क्या होगा, लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे चेंज होगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे ठीक करवा पाएंगे ये लोग, डाइट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ठीक हो पाएगी। तो एक हेल्थ केयर वर्कर और साथ में ये अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स को जब एक रिकॉग्निशन मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक चेंजिंग पैराडाइम का सिंबल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द अंबेडकर वी डोंट नो आर्टिकल, लिखा है अर्जुन राम मेघवाल जी ने। देखो अभी 130वीं वर्षगांठ चल रही है अंबेडकर जी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं हमारी सोसाइटी के लिए, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी, पहले लॉ मिनिस्टर थे। इनके अलग अलग रोल रहे हैं। इन्होंने एक इकोनॉमिस्ट का रोल भी प्ले किया है, तो एक एक्टिव पॉलिटिशियन का भी, तो एक एमिनेंट लॉयर का भी। इसी तरीके से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी रहे हैं, तो एक स्कॉलर भी रहे हैं, तो ग्रेट पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। आज अगर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75 साल आज़ादी के हो जाएंगे 2022 में, उसको हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो अंबेडकर जी हमारे इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स में से एक हैं कि जब भी कभी कोई काम आया, जैसे कि एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो आज जिस फॉर्म में काम कर रहा है, पानी के मैनेजमेंट को देखता है पूरा का पूरा, उसका आइडिया भी अंबेडकर जी ने ही 1942 में, जब वो वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने अपनी तरफ से सजेस्ट कर दिया था कि एक सेंट्रल वाटर एंड इरिगेशन नेविगेशन कमीशन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि हिल्टन यंग कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशंस पर ही ध्यान रख करके फिर बाद में काम करना, और उसमें अंबेडकर जी ने अपनी तरफ से अपनी गाइडलाइंस दे दी। तो उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये एक उनका खुद का एक आप कह सकते हो कि पेपर था, ठीक, पेपर वर्क, जिसमें इन्होंने आरबीआई के सामने जो मुश्किलें थी उसको सॉर्ट आउट करने की हेल्प की। तो कहने का मतलब एक इकोनॉमिस्ट की तरह काम किया। सेंट्रल वाटर कमीशन जो आज जिस फॉर्म में चल रहा है, उसका आइडिया इनके द्वारा दिया हुआ। ऐसे ही सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड और साथ में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इनका आइडिया, इनसे इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। आज दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करो, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करो, महानदी रिवर प्रोजेक्ट की बात करो जिस पे हीराकुड डैम बना हुआ है, कोसी रिवर की बात करो, चंबल रिवर प्रोजेक्ट की बात करो, या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इश्यूज़ की बात करो, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए 1956 का जो एक्ट है, या रिवर बोर्ड एक्ट 1956 आया। तो ये सारे के सारे विजन जो हैं वो अंबेडकर जी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, उनका रोल बहुत रहा है। डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने जो काम किए हैं, वो तो डिप्रेस्ड क्लास इनके लिए मतलब काबिल तारीफ चीज़ें हैं वो तो, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। साथ में जो बॉम्बे असेंबली थी, उसमें जब पूना सेशन हो रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें एक खोती सिस्टम चलता था। आप ये नाम याद रखना, खोती सिस्टम चलता था कोंकण रीजन में, और साथ में उसको अबॉलिश करवाया। इसके अलावा बॉम्बे में एक पीजेंट मार्च निकाला काउंसिल हॉल 19 के सामने 1938 में। इसके अलावा इन्होंने जो मतलब स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़, इस तरीके का लेजिस्लेशन बिल इंट्रोड्यूस किया कि जहां पर एग्रीकल्चर पे बेस्ड जो इंडिया जैसा एक कंट्री जो कि गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है, उस कंट्री को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। और इसके लिए इन्होंने आइडिया दिया था, बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये एक बेस्ट ऑप्शन है इंडिया को इस गरीबी की लाइन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बॉम्बे असेंबली की बात करें तो इन्होंने
उस बिल के इंट्रोडक्शन को बिल्कुल अपोज किया, जहां पर बिल का नाम था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1937, क्योंकि इस बिल के अंडर में जो वर्कर्स थे, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार आर्टिकल है, थोड़ा एक एक चीज़ को ध्यान रखना आप, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1937 जब आया था ना, तो उसको अंबेडकर जी ने अपोज किया। क्यों? क्योंकि वर्कर्स का जो राइट था ना हड़ताल करने का, अपनी डिमांड्स को मनवाने का, वो राइट इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। तो ऐसे में कि लेबर को एक फेयर कंडीशन मिले अपनी लाइफ को फुलफिल, लाइफ डिमांड को पूरी करने के लिए, बजाय कि वहाँ पर फेयर कंडीशन ऑफ वर्क पे बात की जाए, मतलब काम करने के लिए सही परिस्थिति के बजाय ज़िंदगी जीने के लिए सही परिस्थिति पर ज़्यादा जोर दिया गया था इनके द्वारा। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया था और पूरी कोशिशें की थी कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनको आप वीकली 48 घंटे करो, इससे ज़्यादा ना करो। इसके अलावा जो वुमेन है उनकी एम्प्लॉयमेंट पे भी जो बैन लगे हुए थे, चाहे वो अंडरग्राउंड वर्क करना हो कोल माइंस में, या कोई और जो कोई सेक्टर हो जिसमें वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं इंश्योर हो पा रहा था, या फिर मिनिमम वेजेस की बात करें वुमेन को, वो सारी चीज़ें मिलने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसका मतलब क्या हो गया? वुमेन एम्पावरमेंट, लेबर क्लास एम्पावरमेंट, इन सब के लिए पूरी तरफ से एफर्ट लगाए। आज जो हमारे डीपीएसपी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला जो प्रोविज़न है, वो भी अंबेडकर जी की ही देन है। इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से जो कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट था उसको भी अपोज किया कि लेबर क्लास जो है वो अपने राइट्स को पूरा करवाने के लिए मार्क्सिज्म, जो कि एक फॉरेन आइडिया था, उसको आप छोड़ो। लेबर्स को ये कहते थे ये, क्योंकि मार्क्सिज्म में क्या था कि बोला प्रोडक्शन के सारे मीन्स को आप मालिकों को हटा करके अपने हाथों में ले लो। तो अंबेडकर जी ने इसका भी अपोज किया कि मार्क्सिज्म अप्रोच जो है वो ठीक बात नहीं है इंडिया के लिए। जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे तो इन्होंने एक एक मेजर को मेटिकुलसली लिया, मतलब बहुत केयरफुली इन्होंने कदम उठाए जिससे कि जस्ट सोसाइटी बने। एक जो आइडिया था वो फ्रेंच, आपने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन इनके मेन प्रिंसिपल थे और इन्हीं बेसिस पे इन्होंने अपनी तरफ से पूरा काम किया। आज अगर वोटिंग राइट्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, चाहे वो वुमेन हो या कोई भी हो, बस इंडियन सिटीजन है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल है तो वो वोट दे सकता है। साथ में इन्होंने हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस करने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जिससे आज आप देखोगे कि वुमेन का जो दुख थी, जो पीड़ा थी ना, वो बहुत हद तक इन्होंने सही करने की कोशिश की, एमिलियोरेट करने की कोशिश की, बेटर कंडीशन करने की कोशिश की। इसमें आप देखोगे इसमें क्या ऑप्शन कर दिए हिंदू कोड बिल में कि वो राइट टू अडॉप्ट दे दिया कि वो किसी को अगर गोद लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना कि पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा एक औरत को भी मिलेगा, एक बेटी को भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें। और दूसरा, फेडरल फाइनेंस के लिए भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हीं सारी चीज़ों को आप देखो तो प्रो पुअर, प्रो पीपल वेलफेयर, इन्हीं के हिसाब से अभी जो सरकारें हैं वो पॉलिसी बना रही हैं, और करंट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो इन्हीं पर आधारित है। आज अगर पंच तीर्थों की बात करें जो कि डॉक्टर अंबेडकर से एसोसिएटेड हैं, जिसमें जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, शिक्षा भूमि लंदन, ऐसे ही चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागौर और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, बोला इनको एक तरीके से हेरिटेज के तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार कराया है। और आज जो मुद्रा स्कीम है जिसमें अगर कोई भी चाहे, जैसे कि बैकवर्ड क्लास से या फिर जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के जो लोग हैं, वो अगर अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए स्कीम अवेलेबल है। SC/ST कम्युनिटी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने का काम करती है मुद्रा स्कीम। स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करो, आयुष्मान भारत स्कीम की बात करो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, ये और लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना, 44 लॉज को 4 कोड्स में कोडिफाई करना कितना आसान है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाई हैं जो कदम, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो सपने हैं उनको पूरा करने की ही एक कोशिश है। तो बेसिकली नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज की अगर बात करें तो हमें अपने आप को इस नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में झोंक देना चाहिए, ठीक है। और यही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था, सेंट्रल आइडिया था BR अम्बेडकर जी का, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी डिटेल्स मैंने आपको शुरुआत में बता ही दी है।
थोड़ा सा रिवाइज करके देखना चाहो देख लो। थैंक यू।